नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 के जो उपबंध दिए गए हैं, उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, उसको अच्छे से समझना है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक आर्टिकल 33 से। संविधान के अनुच्छेद 33 जो कहता है, संसद को पावर है कि वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और इनसे संबंधित जो भी कर्मचारी है, उनकी मौलिक अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अब इनके मौलिक अधिकार के ऊपर क्यों प्रतिबंध लगाया जाता है, जबकि सामान्य नागरिक या अन्य कर्मचारियों के मौलिक अधिकार के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता? तो इनका सबसे बड़ा जो मेन कारण है, जो पुलिस है, सैनिक है, उनका काम है देश को सुरक्षा देना, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक रक्षक का काम करते हैं। अगर ये अनुशासित नहीं रहेगा, ये समुचित ढंग से काम नहीं करेगी, तो फिर क्या होगा, देश में अराजकता आ जाएगी, सुरक्षा के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान दे करके, क्योंकि इनके पास जिम्मेदारी ज्यादा है, इसीलिए इनको अनुशासित रखने के लिए, उनको समुचित कार्य करने के लिए और उनका अनुशासन को बनाए रखने के लिए उनके मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। तो संसद का काम है ये। अन्य विधान मंडलों को यह प्रावधान नहीं है, मतलब राज्य के विधान मंडल जो है ऐसे कानून नहीं बना सकता। कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। तो विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद के पास है। इस प्रकार के विधि को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। न्यायालय में किसी भी प्रकार का चुनौती नहीं दे सकते, खास करके रिट दायर नहीं कर सकते। आर्टिकल 32 और 226 अनुच्छेद के तहत हम रिट दायर नहीं कर सकते कि मौलिक अधिकार में हनन हुआ है। तो इसके अंतर्गत कई अधिनियम बनाया गया है और उन अधिनियमों को देखते हैं तो सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा अधिनियम आदि। और ये अधिनियम जो बना है वो उनके अंतर्गत अनुशासन लाती है, उनको कानून के दायरे में रखती है, जिसके आधार पर उनके जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लग जाता है। तो कौन कौन से उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है? तो उनको संगठन, संघ बनाने का अधिकार, राजनीतिक संगठनों और मजदूर संघों के सदस्य बनने का अधिकार नहीं होगा। उसको किसी भी प्रकार का संघ या संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। अगर पुलिस, राज्य के पुलिस अगर संगठन बनाना चाहता है तो केवल सांस्कृतिक संगठन बनाएगी। इस बात को याद रखना, हमने फंडामेंटल राइट्स में और इसके बारे में जिक्र। अगर पुलिस जो है कोई संगठन बनाता है तो केवल सांस्कृतिक संगठन, कोई राजनीतिक संगठन या राजनीतिक दल या मजदूर संगठनों के न सदस्य बनने का अधिकार उनको नहीं है। प्रेस में बोलने के अधिकार पर भी युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक बैठकों, प्रदर्शन करने, आंदोलन करने, हड़ताल करने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं। हड़ताल करने का अधिकार तो अन्य कर्मचारियों को भी प्राप्त नहीं है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है। संघ या संगठन बनाने का अधिकार तो है, अन्य अधिकार तो दिए हैं। प्रदर्शन भले न कर सके, हड़ताल भले न कर सके, लेकिन शांतिपूर्वक क्या कर सकते हैं? सम्मेलन। पुलिस, सेना, अर्धसेना, खुफिया एजेंसी के कर्मचारी, अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इन अधिकारों के ऊपर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके ऊपर क्या कर दिया गया है? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ये आर्टिकल 33 ऐसा कहता है। अब देखते हैं आर्टिकल 34। तो आर्टिकल 34 जो है मार्शल लॉ से संबंधित है, सैन्य शासन से। जब सैन्य शासन लगता है तो मूल अधिकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आर्टिकल 34 कहता है। तब संसद जो है, अगर सैन्य शासन लागू होता है तो उनके मौलिक अधिकार के ऊपर यहां पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। जिस क्षेत्र पर अगर मार्शल लॉ लागू है तो उस क्षेत्र के व्यक्ति की मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है? प्रतिबंधित किया जा सकता है।
किसी भी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू होता है तो साधारण कानून लंबित हो जाता है। संसद ने जो भी विधानमंडल ने कानून बनाया है वो कानून जो वहां क्या हो जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। कब तक? जब तक मार्शल लॉ लगा हुआ है। इस बात को हमको समझना है कि वहां साधारण कानून नहीं चलेगा। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं जहां पर फंसता है विद्यार्थी। तो संसद के जो विधि है वहां पर क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगी जब तक मार्शल लॉ है। और सरकारी कार्य जो है, सरकार का जो कार्य है किसके पर अधिकरण से चलेगी, तो सैन्य अधिकरण। जो सैन्य शासन के संबंधित जो अधिनियम बनाए हैं, जिस क्षेत्र पर सैन्य शासन लागू होता है उसके लिए संसद ने अलग कानून बनाया है, सैन्य अधिनियम, तो वही लॉ वहां पर चलेगा, जो साधारण लॉ वहां पर नहीं चलेगा। कहने का मतलब है वहां का न्यायालय जो है सस्पेंड है, समझ लीजिए, वो काम नहीं कर रहा है। न्यायालय वहां पर कोई कार्य नहीं कर रहा है। मार्शल लॉ जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, लेकिन पूरे देश में एक साथ मार्शल लॉ लागू करने की व्यवस्था नहीं है। मार्शल लॉ किसी भी क्षेत्र पर लागू कर सकता है। तो ये आपातकाल से थोड़ा अंतर है। आपातकाल को देश के किसी हिस्से पर या पूरे देश में लागू हो सकता है, तो इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं दिया है संविधान में। और इसको लगाया जा सकता है अगर युद्ध की स्थिति बन रही है उस क्षेत्र पर, शांति और दंगे, शांति अगर वहां का भंग हो रहा है, दंगा हो रहा है, तो समाज, उसका उद्देश्य है, न्यायपूर्ण उद्देश्य यह है कि उस क्षेत्र पर समाज को क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, उस क्षेत्र पर शांति स्थापित किया जाए, इसलिए मार्शल लॉ को लागू किया जाता है। अब देखते हैं संविधान में इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था है क्या, तो संविधान में इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था और कोई विशेष परिभाषा नहीं दिया गया है। जैसे हम आपातकाल से इसके तुलना करके देखते हैं, तो आपातकाल की स्थिति में जब आपातकाल लगता है तो उसके लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 352, 356, 360, ये 3 आपातकाल के व्यवस्था है, जिसके बारे में अच्छे से उपबंध भारत के संविधान में दिया गया है। लेकिन मार्शल लॉ से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया है। इसको लॉ एंड ऑर्डर जब बिगड़ता है तो ऐसे कंडीशन में उस क्षेत्र पर मार्शल लॉ या सैन्य शासन, यहां तक कि संविधान में मार्शल लॉ का कोई विशेष परिभाषा नहीं दिया है। मार्शल लॉ का मतलब सैन्य शासन से है, उसका शाब्दिक अर्थ, वो शब्द अलग है। यहां पर संविधान में सैन्य शासन, ये शाब्दिक अर्थ है किसका, मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ का सामान्य उद्देश्य है समाज में व्यवस्था बनाए रखना। अब आर्टिकल 35 को हम देखते हैं, अनुच्छेद 35 को। संसद को पावर है, अगर मूल अधिकारों को प्रभावी बनाना है तो कानून बना सकती है। संसद मूल अधिकारों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाती है। तो इसको याद रखना है, संसद को अधिकार प्राप्त है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। हमको जो फंडामेंटल राइट्स है उसको और सशक्त बनाना है, तो बहुत सारे अनुच्छेदों पर सरकार ने, संसद ने कानून बनाया हुआ है। तो देखते हैं कुछ उदाहरण हम समझते हैं। तो आर्टिकल 16 में रोजगार और नियुक्ति के संदर्भ में निवास संबंधी व्यवस्था दिया गया है। हम देखे हैं निवास के लिए विशेष व्यवस्था दी है आर्टिकल 16(3) के अंतर्गत। और उसी प्रकार से आर्टिकल 32 क्या चीज है, ये सुप्रीम कोर्ट के रीट जारी करने का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार में हनन होता है तो सुप्रीम इसके लिए 5 प्रकार के रीट जारी करता है। समझ में आ रहा है। लेकिन यह अधिकार रीट जारी करने का 2 ही न्यायालय को प्राप्त है, 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट को और 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को। संसद को यहां पर पावर है, देश के किसी भी न्यायालय को कानून बना करके क्या कर सकता है, रीट जारी करने का अधिकार दे सकता है। तो यहां पर संसद को मौलिक अधिकार को और सशक्त बनाने के लिए अन्य न्यायालय को भी क्या दिया है, रीट जारी करने का अधिकार दिया। इसको अच्छे से समझ लीजिए, यहां पर 32 में क्या कर सकती है संसद जो है, तो अन्य न्यायालय को, संविधान ने तो व्यवस्था किया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगी, लेकिन संसद चाहे तो देश के किसी भी न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार दे सकता है। कब? कानून बना करके। ठीक। आर्टिकल 33 सैन्य शासन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है, हमने देखा, और सशक्त बनाने के लिए। आर्टिकल 34 समझ में आ रहा है, क्षतिपूर्ति से संबंधित कानून बनाया है,
कि उस क्षेत्र के व्यक्ति को क्षतिपूर्ति अगर देना है तो उससे संबंधित कानून बनाया है, और क्षतिपूर्ति को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ये कानून बनाया हुआ है। मार्शल लॉ के दौरान क्षतिपूर्ति, समझ में आ रहा है? प्रावधान है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत अंत, छुआछूत को अंत करने के लिए और प्रभावी कानून बनाया। संसद ने पहले 1955 में कानून बनाया, उसके बाद उसमें संशोधन कर दिया गया। तो इस प्रकार से छुआछूत को रोकने के लिए संसद ने, और मौलिक अधिकार है तो उसको सशक्त बनाने के लिए और कानून बनाया। आर्टिकल 23 को सशक्त बनाने के लिए कानून बनाया है। क्या लिखा है? मानव दुर्व्यापार, बालात और बेगार श्रम क्या है? प्रतिषेध है। तो उनको रोकने के लिए संसद ने और कानून बनाया। फंडामेंटल राइट्स को रोकने के लिए संसद ने और अलग से लॉ बनाया है। तो यही बात आर्टिकल 35 कहता है कि संसद को अधिकार प्राप्त है कि वो मूल अधिकार को सशक्त बनाने के लिए और अलग से कानून बना सकती है। अब यहां पर हमको दो चीज को देखना है, मार्शल लॉ और जो इमरजेंसी है उसमें जो बेसिक डिफरेंट है उसको हम समझ लेते हैं। मार्शल लॉ के जब प्रभाव में आता है तो मौलिक अधिकार के ऊपर प्रतिबंध लगता है, सिर्फ मौलिक अधिकार के ऊपर। लेकिन जब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस कंडीशन में मौलिक अधिकार का तो निलंबन हो ही जाता है, साथ ही साथ देश के केंद्र और राज्य के जो संबंध है, स्टेट और जो यूनियन के बीच जो संबंध है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। राजस्व के वितरण प्रभावित होता है, निगमों से संबंधित जो व्यवस्था है वो प्रभावित होता है। तो केंद्र और राज्य के संबंध उससे प्रभावित होता है, पॉलिटिकल इशू प्रभावित हो रहा है, यहां पर राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित हो रहा है। लेकिन मार्शल लॉ की स्थिति में केवल मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। अब देखिए मार्शल लॉ किसमें क्या होता है? देश के किसी एक छोटे से हिस्सा पर या किसी क्षेत्र विशेष पर लागू होता है, जबकि जो इमरजेंसी है, आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है, देश के किसी हिस्से पर और ये बड़े पूरा देश में लागू किया जा सकता है। तीसरा चीज हम देखेंगे, जो मार्शल लॉ होता है वो किसी भी व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तो प्रभावित करती है, तो वो एक कम समय के लिए था, उसका पुनर्क्या किया सकता है, निर्धारण किया जा सकता है, उसकी अवस्था फिर से बनाई जा सकती, दोबारा उसको क्या किया जा सकता है? आसानी से लागू किया जा सकता है। लेकिन जो आपातकाल है उसको लागू करने के लिए विशेष परिस्थिति दिया गया है, तो क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होगा तभी राष्ट्रीय आपातकाल की दोबारा उद्घोषणा होगा, सामान्य परिस्थिति में नहीं होगी। तो ये बेसिक अंतर है किसके अंतर्गत? मार्शल लॉ और आपातकाल के स्थिति के ऊपर। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो पूरा ध्यान पूर्वक समझना है और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और इससे जो भी प्रश्न है वो बनाकर देखिए, आपका पूरा प्रश्न बनेगा, ऐसा मेरा प्रयास है। जय हिंद, जय भारत।